Good morning, students. Welcome back to the class 12 subject business study. Today, we will start our revision topics with the chapter number 2 Principles of Management. Today, we will see the concept of principles of management, the nature of principles of management, significance of principles of management, and scientific management. First part, we will see. So, let's begin with the topic concept. Concept of principles of management. Let's begin with the first point. Principles of management are the broad and general guidelines for managerial decision making. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बनाए गए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली गाइडलाइंस के लिए या मैनेजर जो होते हैं डिसीजन लेने वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए सर्टन गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के थ्रू मैनेजर डिसीजन ले सकता है इसलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं आपको पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया फिर बाद में हेनरी फ्योल्स मैनेजमेंट हो गए मोस्ट ऑफ टाइम हेनरी फ्योल्स मैनेजमेंट यूनिवर्सली सब जगह एक्सेप्टेबल है तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉरवर्ड करके लेके चलते हैं there are different from principles of science as they deal with human behavior हमारा जो प्रिंसिपल्स है वो साइंस से थोड़ा अलग है क्योंकि हम हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बिहेवियर के साथ में वर्क ऑन करता है Third point is they are different from techniques of management as techniques are methods where principles are guidelines to action and decision making. आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट से भी अलग है क्योंकि यहाँ पर गाइडलाइंस दी जाती है और गाइडलाइंस से लेके एक्शन तक और एक्शन से लेके डिसीजन मेकिंग तक का सारा प्रिंसिपल बनाया जाता है और इसको लोग फॉलो भी करते हैं Principles of management are different from values which are formed as generally accepted behavior in society and having moral coordination, whereas principles are formed through research having technical nature. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो नॉर्मली हर एक ह्यूमन बिहेवियर जो सोसाइटी के अंदर है वो एक्सेप्ट करता है और वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू मॉरल्स के थ्रू अपने प्रिंसिपल्स को रिसर्च करके अपनी आइडियोलॉजीज को ऐड करके वो नए नए प्रिंसिपल वर्क कर सकता है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो साइंस से थोड़ा अलग है टेक्निक से थोड़ा अलग चलता है और ये प्रिंसिपल्स के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं एज एन मैनेजर This is the concept. Then we will see the topic as nature of principles of management. The first point is universal applicable. As your principles of management is not only for business but it is also for non-business. It is not only for large organization but it is also for small organization. This principles of management is for all type of organization. It is used by from huge organizations to small organization. Everywhere in the world it is used as principles of management. हर कोई इसको यूज करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है साथ साथ में नॉन बिजनेस एक्टिविटीज को भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है ये और भी दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है पॉइंट नंबर 2 इज जनरल गाइडलाइंस Principles of management are giving general guidelines to take actions. They are general guidelines to action which, however, do not provide ready-made solution for the business environment. It is very changing or dynamic. गाइडलाइंस आपको दी जरूर जाती है लेकिन ये गाइडलाइंस का पूरा सॉल्यूशन नहीं है आपको सॉल्यूशन रेडीमेड नहीं मिलता आप बराबर है कि आप वो प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हो एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट ज़रूर होते हो लेकिन यहाँ पर आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलता आपका सॉल्यूशन आपके टेक्निक्स आपके गाइडलाइंस आपके वर्क कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है आप जो भी काम कर रहे हो उस गाइडलाइंस के थ्रू अगर आप करते हो तो सॉल्यूशन जो आपको चाहिए शायद वो मिल भी जाएगा और शायद नहीं भी मिले क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे आप एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसीजन लेते हो पॉइंट नंबर 3 फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस
एज यू नो दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो क्रिएट किए गए हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे क्रिएट किया था. They are developed after through research work on the basis of experience of manager. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी डेवलप किया गया था विद द हेल्प ऑफ रिसर्चिंग ऑफ वर्क. लाइव वर्क करते हुए इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं. और ये जो 14 प्रिंसिपल्स जो हैं या आप हेनरी फ्लॉयड्स के जो 14 प्रिंसिपल्स की बात करते हो ये घर में बनाए गए थे, घर के लिए बनाए गए थे. फिर बाद में उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया गया और ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई किया गया तो वो सक्सेसफुल भी रहे. तो 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे यूज़ करनी चाहिए. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बेस पे आप रिसर्च कर सकते हो और रिसर्च करने के बाद में आप रिजल्ट भी ला सकते हो. नेचर ऑफ प्रिंसिपल के फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना वो डायनामिक है. और डायनामिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिसिंग मैनेजर जो है ना वो डिमांड के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सकता है. और चेंजेस करने के बाद में उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद में कंपनी को बेनिफिट करने के लिए वो सूटेबल पॉलिसीज बना सकता है. तो इसीलिए ये डायनामिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है. पॉइंट नंबर 5 इज मेनली बिहेवियर. Since the principle aims to influence human behavior, there are behavior in nature. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग के लिए बनाए गए हैं. तो ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड आपको प्रिंसिपल्स के साथ में बिहेवियरल नेचर क्रिएट करना पड़ेगा. अगर आप नेचर क्रिएट कर पाते हो तो साथ साथ में आप ह्यूमन बीइंग को समझ सकते हो. और ह्यूमन बीइंग को समझ सकते हो तो उनके साथ में आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करके काम करवा सकते हो. 6 point is cause and effect relationship. They intend to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations. यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी देखनी है और उसके सॉल्यूशंस भी देखने हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देके. तो गाइडलाइंस जो आपको मिलती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से वो सूटेबल सिचुएशन के साथ में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ में सॉर्ट आउट किया जा सकता है. Point number 7 is contingent. Their application depends upon the prevailing situation at the particular point of time. जैसी सिचुएशन वैसा सॉल्यूशन आपको मिलता है. और सिचुएशन पे जो मैनेजर है उसकी जो थिंकिंग है उस बेस पे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है. इसलिए यहाँ पर कहा गया कंटेंजेंट. ये एप्लीकेबल है, डिपेंडेंट है. और डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, सिचुएशन कभी भी डिमांड कर सकती है. उस डिमांड के ऊपर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आप बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो. दिस इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट पॉइंट इज providing manager with useful instant into reality. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में यह श्योरिटी दी जाती है कि जो नया मैनेजर है या जो एक्सपीरियंस मैनेजर है उसको हम लोग रियलिटी दिखाएं और रियलिटी में उसको काम करना सिखाएं. वो काम अगर रियलिटी में करेगा तो उसको बेनिफिट्स होंगे और उसको बेनिफिट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा. पॉइंट नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. आपको यहाँ पर सिर्फ इफेक्टिव नहीं एफिशिएंट भी होना ज़रूरी है. टाइम पे आपका काम हो जाना चाहिए और साथ साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होनी ज़रूरी है. तो ये पॉसिबल कब है? जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करो. यूटिलाइज करने के बाद में आप उसको इम्प्लीमेंट करो. अब जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स करेगा. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, वेस्ट नहीं होना चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये भी आपको सिखाता है कि आपको प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना है, प्रोडक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और उसको गिवन टाइम में कंप्लीट करना है. ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको सिखाता है. पॉइंट नंबर 3, साइंटिफिक डिसीजन. अपने मन मर्जी से डिसीजन मत लो. यू शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर और फ्यूचर में आपका प्रिडिक्शन अच्छा होना चाहिए. तो साइंटिफिकली या आप उसको पेपर वर्क करके या उसको फिर आप प्रिडिक्ट करके आगे का सिचुएशन देख कर या आपका आगे का पॉलिसीज देख कर आप डिसीजन लो तो उस डिसीजन से भी आपको फायदा हो सकता है. मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स. As a manager you should be dynamic and you should be in a mood that if any changes occurred in the environment you should adapt quickly. ऐसे क्विक होना चाहिए कि आपको एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट होने में टाइम ना लगे, फटाफट आपका काम हो जाना चाहिए.
पॉइंट नंबर 5, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हमेशा कहता है कि अगर आप गुड मैनेजर हो तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट जरूर दो, लेकिन साथ साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करो। जैसे जनरेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, चैरिटी करो, डोनेशन करो, रिलीजियस रिलीजियस फैक्टर्स में इन्वॉल्व रहो। ऐसे सारी चीज़ों को भी आपको इम्पोर्टेंस देनी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट में आपको रेगुलर इंटरवल पे एजुकेशन लेना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा ट्रेंड रहोगे, एजुकेटेड रहोगे और रिसर्च करते रहोगे, उतना ज़्यादा आप डायनामिक एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो। दिस इज द सिग्निफिकेंस। नाउ Taylor's and F.W. Taylor's scientific management topic. So, who is F.W. Taylor? Let's see. F.W. Taylor is an American mechanical engineer who believes in analyzing work scientifically and find out one best way to do any work. His book Principles of Scientific Management was published in 1911. F.W. Taylor एक इंजीनियर था, जो मैकेनिकल इंजीनियर था, जो अमेरिका में था। ये हमेशा अपने काम को एनालाइज करता था और उसमें से बेस्ट रिजल्ट निकाल के कैसे काम करना है या कौन सा काम कब खत्म करना है, उसके ऊपर उसने एक बुक बनाई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो पब्लिश हुई थी 1911 में। एफ डब्ल्यू टेलर कौन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए इंट्रोडक्शन में रखा हुआ है। उसके प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। I have 4 points over here. First point is science and not the term of rule. ये साइंस का थोड़ा सा इम्पैक्ट है क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक बोला गया है। यू हैव टू डू रेगुलर रिसर्चेस एंड यू हैव टू मेक अ स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड बनाते हो तो यहाँ पे आप रेगुलर प्रैक्टिस भी करोगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ में आप उसके ऊपर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है साइंस and not a rule of thumb, which implements developing one standard methods through work study, unifying the best practices globally, which would result in optimum resource utilization. आप अपने आप को डेवलप करो, डेवलप करते करते आप स्टैंडर्ड मेथड्स का इस्तेमाल करो, स्टैंडर्ड मेथड्स का इस्तेमाल करते करते आप बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस करो, जो ग्लोबली सक्सेसफुल रहें उसका भी इस्तेमाल करो। उनकी टेक्निक्स को भी हमारे पास लेकर आओ, उसका इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल करने के बाद में आप ये ध्यान में रखो कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। रिसोर्सेज इफेक्टिव भी होने चाहिए और एफिशिएंट भी होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मोनी एंड नो डिस्कॉर्ड। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। हर मैनेजर का काम यही है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, which implements that there should be a mental revolution on the part of manager, worker and owner to respect each other's role and eliminate on any class conflict to realize organizational objective। हमेशा एज अ मैनेजर अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, हमेशा अपने आप में इनोवेटिव रहो, और जितना ज़्यादा आप इनोवेटिव रहोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहोगे। तो यहाँ पे वर्कर्स, मैनेजर्स, ओनर्स सब अपने अपने रोल्स को समझे और कोई भी झगड़ा होने से आप अपने आप को बचा के रखें, ऑब्जेक्टिव्स को आप कंट्रोल करके रखें, और सबको अपना एक एम पता होना चाहिए कि उनका एम ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ करें, और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आपके बीच में झगड़ा ना हो। पॉइंट नंबर 3 इज cooperation includes not individual cooperation not individualism। यहाँ पे आप ग्रुप कम्युनिकेशन करो। यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर आप एक इंडिविजुअल की तरह काम करोगे तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। It is an extension of principles of harmony, not discord, whereby constructive suggestions of workers should be adapted and they should not go on strike, as both management and workers share responsibilities and performance together. In fact, there should be no complete cooperation between the labor and management instead of individuation। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है लेबर और मैनेजर के बीच में, जिसमें दोनों ही मिलकर काम करेंगे और दोनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, परफॉर्मेंस भी है, टास्क भी है। टास्क होने की वजह से यहाँ पर आप
प्रिंसिपल्स ऑफ हारमोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी ज़रूरी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप एक्टिविटीज़ या ग्रुप डिसीजंस लेने में ज़्यादा बेनिफिट्स है, ना कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स। Point number four is development of each and every person to his or her greater efficiency and prosperity. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये श्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ करे, असाइन ड्यूटीज को फुलफिल करे, टारगेट को अचीव करे। जब वो अचीव कर लेता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल की भी ग्रोथ होती है। So we have seen 4 points of scientific management. In next lecture, we will see techniques and then carry forward. Today we have ended first part of principles of management as revision part. That's it for today. Thank you.